तो आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप लोग बारीकी से समझिएगा। और आज ऑब्जेक्टिव नहीं, आज आपका थ्योरी लेकर के आए हैं। ये थ्योरी क्लास है, इसको समझिएगा अच्छे से, तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से याद कर लीजिएगा। अगर इस थ्योरी को पूरा समझ लीजिएगा तो जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बस ध्यान से इसको देखना है और समझना है, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना जरूरी है, तो आपको एक भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। बस ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझिए। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्त, ताकि आगे आपके लिए और इससे बेहतर वीडियो बनाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, इसके देखिए थंबनेल लगा हुआ है, जीव जनन कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए आपको थ्योरी में दिया हुआ है कि जीव जनन कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं एक भाषा में कि जो जनसंख्या में वृद्धि करे वही जनन कहलाता है। 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, 4 से अनेक हो जाए, 1 से अनेक हो जाए, वही जनन है दोस्त। यहाँ साफ साफ भाषा में कहा गया है, देखिए इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। जनन द्वारा कोई जीव, वनस्पति या प्राणी, वनस्पति कहने का मतलब पेड़ पौधा भी जनन करता है दोस्त, पेड़ पौधा भी जनन करता है, और जीव जंतु भी तो जनन करता है, ये तो हम लोग जानते हैं। जनन द्वारा कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपने जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन कहते हैं, माने कि अपने ही जाति को वृद्धि करना है। अब आदमी है तो आदमी के साथ मनुष्य तो मनुष्य पैदा होगा दोस्त, ये कि नहीं हाथी के बच्चा या हाथी अगर जनन करेगा तो हाथी का ही वृद्धि होगा। ये तो नहीं बकरी करेगा तो बकरी का ही वृद्धि होगा। ये कि नहीं बकरी अगर जन्म दर देगा तो उससे बंदर निकलेगा, उससे चूहा निकलेगा। बकरी तो अपने ही जाति का वृद्धि करेगा, वही जनन कहलाता है, अपने ही जाति में वृद्धि करना है। देखिए जनन जीवितों की विशेषता है। जनन जो है जीवितों को की विशेषता है। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। निर्जीव पिंड से सजीव की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। यहाँ साफ साफ शब्दों में कहा गया है दोस्त कि किसी परवर्ती जीवित जीव से ही होती है, निर्जीव पिंड से सजीव की उत्पत्ति देखी नहीं गई है। अब बताइए जीव की उत्पत्ति तो जीव से ही होगा, ये तो नहीं कि ईटा पत्थर बालू यानी निर्जीव पदार्थ से भी जीव का उत्पत्ति हो जाए। कभी देखे हैं, कभी देखे कि टेबल कुर्सी भी जनन करता है, उसमें भी वृद्धि होता नहीं, जीव से ही जीव की वृद्धि होती है। संभवतः विषाणु, जिसे हम लोग वायरस कहते हैं, इसके अपवाद हो, यानी देखे स्वयं जनन जिसको हम लोग बोलते हैं विषाणु जीव का अपवाद में है, इसलिए अपवाद में है। उसमें ये पता नहीं है कि कौन नर है कौन मादा है। जनन के 2 उद्देश्य होते हैं, एक व्यक्ति विशेष का संरक्षण और दूसरा जाति की श्रृंखला बनाए रखना। दोनों का आधार पोषण है। पोषण से ही संरक्षण, वृद्धि और जनन होती है। पोषण से ही संरक्षण, वृद्धि और जनन होते हैं, है ना। इसको समझिएगा। अगर यहाँ से एक एक वर्ड अगर समझ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव कहीं से नहीं छूटेगा। नीचे दिया हुआ दोस्त, जीवधारियों के अंत यानी हेलनस्पति और प्राणी दोनों आते हैं। दोनों में ही जैविक घटनाएं घटित होती है। यहाँ वनस्पति होना चाहिए दोस्त, हेलनस्पति लिखा हुआ है, यहाँ वनस्पति होना चाहिए, लिख देते हैं वनस्पति, है ना। वनस्पति और प्राणी, वनस्पति और प्राणी, वनस्पति और प्राणी दोनों आते हैं। दोनों में ही जैविक घटनाएं घटित होती है। दोनों की जनन विधियों में समानता है, पर सूक्ष्म विस्तार में अंतर अवश्य है, अतः उनका विचार अलग अलग किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त, जीवधारियों के अंत वनस्पति और प्राणी दोनों आते हैं। दोनों में ही जैविक घटनाएं घटित होती है। दोनों की जनन विधियों में समानता है, पर सूक्ष्म विस्तार में अंतर अवश्य है, उनका विचार अलग अलग किया जा सकता है। जनन करने का दोनों का प्रक्रिया सेम है दोस्त, दोनों की समानता मिल जाती है, लेकिन उसका जो विचार है अलग अलग किया जा रहा है ना। इसको समझिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, इसको इधर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, डीएनए एवं प्रतिकृति का जनन में महत्व। डीएनए कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाला गुणसूत्रों के डीएनए के अनुवानुओं, वास्तव में कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए एक प्रतिकृति बनना भी पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होता है, अपितु इन प्रतिकृतियों में कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, जिनमें से कुछ ऐच्छिक विभिन्नताएं ही संतति में समावेश हो पाती है।
विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व हम लोग को समझना है दोस्त कि विभिन्नता का महत्व क्यों जरूरी है। यदि एक समष्टि अपने निकेत यानी परितंत्र, परितंत्र जानते हैं हम लोग परिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल है, परंतु निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन यानी ताप जल स्तर में परिवर्तन आदि आने पर समष्टि का पूर्ण विनाश संभव है। परंतु यदि समष्टि में कुछ जीवों में कुछ विभिन्नताएं होगी तो उनके जीने की कुछ संभावनाएं रहेगी। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज यानी समष्टि की उत्तरजीविता को लंबे समय तक बनाए रखने में उपयोगी है। विभिन्नता जैव विकास का आधार होता है। विभिन्नता किसका आधार होता है? जैव विविधता का अधिकार होता है। विभिन्नता का मतलब जानते हैं, विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक विभिन्नता और एक जो हम लोग को भगवान प्राकृतिक विभिन्नता दिया है, और एक जो हम लोग को रहन सहन के अनुसार वातावरण के अनुसार जो बदलता है वो विभिन्नता होता है। तो विभिन्नता के बारे में हम समझा देते हैं दोस्त। विभिन्नता जैसे कि मान के चलिए शाहरुख खान का बेटा है तो देखिए सलमान खान का बेटा है, कोई हीरो के ले लिए तो कुछ ना कुछ उसका असर, उसका आँख चाहे मिलेगा, चाहे बाल मिलेगा, चाहे नाक कान, कुछ ना कुछ उसका अंश मिलेगा। वही विभिन्नता है दोस्त। देखिएगा कि काला, जिसका घर में काला बाप है माँ है तो उसका असर भी काला है, लंबा है तो लंबा ही उसका बच्चा पैदा होगा, अगर नाटा है तो नाटा ही स्मॉल ही पैदा होगा। मतलब कि विभिन्नता का मतलब हो गया है वो प्राकृतिक विभिन्नता है जो भगवान माता पिता पर आधारित उसको उसी तरह से पैदा करते हैं, वातावरण के अनुसार है। जैसे कि मान के चलिए हम गोरा हैं, और गोरा है लेकिन काम करते करते क्या हो गए? काला हो गए। हमारा माता पिता गोरा है, उनका बच्चा भी पैदा गोरा हुआ, लेकिन हम लोग जब धूप में काम करते तो काला हो जाता, तो उसमें प्राकृतिक नहीं है, वो वातावरण के रहन सहन के अनुसार वो चेंज हो रहा है ना। तो उसी प्रकार है। अब कितना के देखिएगा कि जन्मजात आँख भूरा है तो आँख उसका बच्चा को भी भूरा सब पूरा खानदानी कराता है। ये मतलब कि कहने का मतलब है उसका पिता से नहीं अगर मिलेगा तो उसका दादा से मिलेगा, अगर उसका दादा से नहीं मिला तो उसका परदादा से मिलेगा, कुछ ना कुछ उसका अंश कोई खानदान से उसका जीन मिलेगा तो उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो वही विभिन्नता पाया जाता है। विभिन्नता दो प्रकार के होते हैं ना। अब आते हैं कुछ प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। तो प्रजनन के प्रकार में क्या पढ़ना है? प्रजनन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रजनन होते हैं? अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या आता है दोस्त? जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं, जनन की वह विधि जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। जिसमें सिर्फ एकल जीव ही भाग लेते हैं। एकल जीव के मतलब दोस्त मात्र वो नर हो चाहे मादा हो, एक ही जीव से वो अपना जनन करते हैं और बच्चा उत्पन्न कर देता है, वही एकल हो गया जो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है दोस्त। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। लैंगिक प्रजनन याद कर लीजिए दोस्त, लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक प्रजनन कहलाते हैं दोस्त। जब तक नर और मादा नहीं जनन करेंगे, नहीं निषेचन होगा तो जनन नहीं होगा। जब नर और मादा में दोनों में निषेचन होगा तो जनन होगा, जनसंख्या वृद्धि होगा, है ना। और उसी प्रकार अलैंगिक जनन में है एकल भाग लेगा, नर हो चाहे मादा हो, लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों के होना अवश्य है, नहीं तो जनन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, लैंगिक अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर देखना। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या भिन्नता है? इस अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, एक ही जीव रहता है, नर रहे चाहे मादा, लेकिन नया जीव उत्पन्न कर देता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या है? दो एकल जीव, एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। जब एक नर और एक मादा हो, मनुष्य में हो चाहे कोई भी जीव जंतु में हो, चाहे कोई भी प्राणी में हो, नर और मादा जब मिलेगा तो वो जनसंख्या में वृद्धि करेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है? एक ही रहेगा और उसके बाद भी जनसंख्या वृद्धि कर देगा। इसका दूसरा अंतर देखिए, युग्मक का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में कभी युग्मक का निर्माण नहीं होता है, अलैंगिक जनन में कभी युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ये जरूरी नहीं है दोस्त इसमें सिर्फ बेटा ही होगा, बेटी भी हो सकता है, पुरुष ही होगा, मतलब कि नर मादा दोनों हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। आप एक चैप्टर पढ़िएगा बायोलॉजी में, इसी में है, तो उसमें पता चल जाएगा, उसमें यही सब पढ़ाया जाता है। इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर जो आएगा तो किस तरह से नर और मादा बनता है, नर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है, कौन सा गुणसूत्र के कारण ये प्रभाव पड़ता है नर और मादा पर। दूसरा अंतर है दोस्त, नए जीव पैतृक जीव के समान यानी समरूप होता है। नया जीव पैतृक जीव के समान यानी समरूप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? नया जीव अनुवांशिक रूप से पैतृक जीव के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता है। इसमें क्या होता है? समरूप हो रहा है, इसमें स्वरूप नहीं हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है, लेकिन लैंगिक जनन में प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होती है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में क्या होता है? सहायक होती है। देखते हैं कि बहुत सारे प्रजाति के जीव जंतु होते हैं। नेक्स्ट देखिए,
अलैंगिक प्रजनन तरफ यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, निम्न वर्ग के नीचा वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, लेकिन लैंगिक प्रजनन में उच्च वर्ग के जीवों में ज़्यादा पाया। उच्च वर्ग जैसे बड़ा बड़ा हाथी है, नीला व्हेल है, बहुत बड़ा बड़ा जाति है ना। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। देखिए थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाएंगे इसलिए ताकि आप लोग उबिएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कम समझाएंगे लेकिन पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, इसलिए हम थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग हो जाइएगा, इसलिए इसको हम कम समय में पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए अलैंगिक प्रजनन व लैंगिक प्रजनन में अंतर, अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। देखिए अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ क्या होता है, इसमें विखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, बहुखंडन होता है, खंडन होता है, पुनर्दुभवन होता है यानी पुनर्जनन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणु समासंग होता है, कायिक प्रबंधन होता है, बीजाणु समासंग होता है। ये सब किसका है, इसकी विधियां हैं, अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बहुखंडन किसके अंतर्गत आता है, लैंगिक प्रजनन की विधि के अंतर्गत आता है। विखंडन, द्विखंडन, मुकुलन, ये सब क्या आता है, अलैंगिक प्रजनन की विधियों के अंतर्गत आता है। प्लेज्मोडियम में प्लेज्मोडियम मोडियम होता है, जो मुकुलन ईस्ट में होता है ना। ये सब पढ़ाएंगे। आलू में क्या होता है, कायिक प्रबंधन होता है आलू में, ये सब बताएंगे, है ना, क्योंकि समय कम है दोस्त, और समय कम रहे के कारण क्या होता है, आप लोग का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब देखिए विखंडन, विखंडन किसको कहते हैं, तो विखंडन इस प्रजनन प्रक्रम, विखंडन के बारे में जान लीजिए। विखंडन इस प्रजनन प्रक्रम में एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए विखंडन, इसमें जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण अमीबा और लेशमानिया। द्विखंडन के उदाहरण दिया हुआ है दोस्त, अमीबा और लेशमानिया। बहुखंडन, इसमें जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लेज्मोडियम, अभी बताएं थे प्लेज्मोडियम बहुखंडन के अंतर्गत आता है। खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पाइरोगायरा। इसमें बहुखंडन में क्या होता है, छोटा छोटा भाग टूट गया और वो भाग के भी छोटा उसके, जिसे मान के चलिए कि ले लेते हैं एक, जैसे कि पेड़ है, और इसमें से क्या हो गया, इसमें से विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण स्पाइरोगायरा का, तो स्पाइरोगायरा किसके अंतर्गत आता है, खंडन के द्वारा। प्लेज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा, अमीबा लेशमानिया द्विखंडन के द्वारा, है ना। अब पुनर्दुभवन यानी पुनर्जनन, इस प्रक्रम में किसी कारणवश जब कोई जीवाणु कुछ टुकड़े में टूट जाता है तब प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित जाता है, जिसे प्लेनेरिया और हाइड्रा। पुनर्जनन मतलब टूट गया, मान के चलो कन्नी तोड़ लिया, कोई कन्नी तोड़ के और उसको क्या उसमें भी पेड़ जन्म गया, तो क्या हो गया, पुनर्जनन हो गया, दोबारा से जनन हो गया, वही हो गया दोस्त, है ना। चलिए मुकुलन क्या, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रा और ईस्ट, या ईस्ट जिसे हम लोग खमीर बोलते हैं। अब बीजाणु समासंग क्या है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, जिसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। अनुकूलन परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, बीजाणु समासंग कहते हैं। अब कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधे में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है, इसे कायिक प्रबंधन कहते हैं। आलू में देखते हैं, आलू काट दीजिए, आलू एक भी रोकिएगा तो उसी तरह से पेड़ होगा। आलू के 4 फाक करके रोकिए तो एक ही पेड़ बनेगा। उसी तरह आलू जो होता है कायिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। देखते हैं ना, आलू के हम लोग फाक कर करके खेत में रोपते हैं, अगर एक भी रोकिएगा तो एक ही पेड़ बनेगा, उसको 4 टुकड़ा करके रोपिएगा तो 4 पेड़ बनेगा, है ना। इस तरह से हो गया। और कायिक प्रबंधन की प्रकृति और विधियाँ, तो कायिक प्रबंधन की प्रकृति और विधियाँ क्या है, जड़ द्वारा डहेलिया, शकरकंदी, तने द्वारा आलू, अदरक। जड़ द्वारा कहेगा कायिक प्रबंधन डहेलिया और शकरकंद, तने द्वारा बोलेगा तो आलू और अदरक। ऐसे भी हम लोग आलू के तना क्या खाते हैं, तना खाते हैं, आलू के तना खाते हैं, प्याज का तना खाते हैं, लहसुन का तना खाते हैं, अदरक का तना खाते हैं, हल्दी का तना हम लोग खाते हैं। लेकिन इसमें जड़ का क्या होता है, जड़ द्वारा डहेलिया, शकरकंद जड़ खाते हैं, गाजर को हम लोग जड़ खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, ये सब जड़ आ गया। पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलन की पत्तियों की कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। ब्रायोफिलम की पत्तियों के कोर पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। अब आपसे एक और पूछते हैं कि कहेगा कि लीची का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो लीची का हम लोग भाग एरिल खाते हैं। लीची का कौन सा भाग खाते हैं, लिख देते हैं, लीची का कौन सा भाग खाते हैं, कौन सा
भाग हम खाते हैं है ना। तो लीची का हम लोग एरिल खाते हैं, क्या एरिल। अगर वही पूछ देगा नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, नारियल का, तो नारियल का हम लोग क्या खाते हैं, भ्रूण कोष खाते हैं, कुछ भ्रूण कोष खाते हैं, भ्रूण कोष खाते हैं। वही पूछ देगा फूलगोभी, तो फूलगोभी का हम लोग पुष्प खाते हैं, क्या खाते हैं, पुष्प खाते हैं। और वही पूछ देगा केसर, तो केसर के हम लोग कली खाते हैं, कली। लौंग के भी हम लोग कली खाते हैं, लौंग के कली खाते हैं। ये सब जानिए थोड़ा थोड़ा। आलू बता दिए, आलू को हम लोग तना खाते हैं, प्याज के तना खाते हैं, लहसुन का तना खाते हैं, हल्दी का तना खाते हैं, अदरक का तना खाते हैं, और शकरकंद और मूली गाजर ये सब हम लोग जड़ खाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ क्या है, रोपण। जैसे आम को क्या होता है, आप हम लोग बुनते हैं धान की तरह, बताइए, आम को हम लोग मसूरी बूट की तरह बुनते हैं नहीं ना, उसको रोपते हैं। कर्तन यानी गुलाब को भी हम लोग रोपते हैं। लेयरिंग, चमेली को भी हम लोग क्या करते हैं, रोपते हैं। उत्तक संवर्धन, आर्किक सजावटी पौधे क्या होता है, हम लोग रोपण विधि से इसको करते हैं। ये सब क्या होता है, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि होता है। कायिक संवर्धन के लाभ, बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। कायिक संवर्धन के लाभ क्या क्या है, इसमें ऑटोमेटिक देखिए, एगो केला रोपिए ना, तो एगो केला होगा, बड़ा होते तो फिर एगो इन्हें से दूसरा केला का पेड़ निकल जाए, तीसरा ढेर सारा केला का पेड़ निकल जाएगा, इसका ही लाभ है। नेक्स्ट चलते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं, नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। बीजाणु समासन, इस अलैंगिक जनन प्रक्रिया में कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों के ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म यानी गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती है। यह गुच्छ बीजाणुधानी है, जिनमें बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं, है ना। अब उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तक संवर्धन क्या है, तो वह क्रिया जिससे विविध शारीरिक उत्तक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जा सकती है। यह भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार उगने और अपने समान अन्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। यह भी ज्ञात है कि जीवों में एक आंतरिक परिस्थिति भी होती है जिसे क्लाउड बर्नार्ड की मिलू अभियंत्र कहते हैं, जो सजीव उत्तक की क्रियाशीलता को नियंत्रित करते हैं। चलिए चलते हैं, ज़्यादा समझाएंगे तो फिर लेट होगा दोस्त। रखने में बाह्य परिस्थिति की अपेक्षा अधिक महत्व की है। उत्तक संवर्धन प्रवृत्ति का विकास इस मौलिक उद्देश्य से हुआ है कि कोशिकाओं के कार्यकारी गुणों के अध्ययन की चेष्टा की जाए और यह पता लगाया जाए कि यह कोशिकाएं अपने बाह्य परिस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होती है और उन पर स्वयं क्या प्रभाव डालती है। इसके लिए यह आवश्यक था कि कोशिकाओं को अलग करके किसी कृत्रिम माध्यम में जीवित रखा जाए जिससे उन पर समूचे जीव का प्रभाव पड़ जाए। देख लीजिए, बहुत सारा ऐसा पौधा है कि गिलास में रख दीजिए, शीशा में रख दीजिएगा तो वो अलग तरह से वो क्या रहेगा, उस पर क्या हो जाए, जिससे उन पर समूचे जीव का प्रभाव न पड़ेगा, है ना। उदाहरण के लिए जैसे आर्किक सजावटी पौधे, ये सब क्या है, सजावटी पौधे है। द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। क्या आप लोग के क्वेश्चन में दे देगा, अंतर पूछेगा 2 नंबरीवा में, द्विखंडन और बहुखंडन में कुछ 2-4 अंतर बताइए। तो द्विखंडन में क्या करना, यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है। द्विखंडन में यह प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है, लेकिन बहुखंडन में यह क्रिया सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। अब द्विखंडन में क्या होता है, इसमें केंद्रक 2 पुत्री केंद्रकों में विभाजित होती है। इसमें क्या होता है, केंद्रक अनेक संतति केंद्रों में बट जाती है ना, इसमें अनेक बट जाती है, इसमें 2 ही रहेगा। इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोश का द्रव्य का बंटवारा हो जाता है, यह सामान्यतः खांच विधि से होता है। और इसमें क्या होता है, बहुखंडन में इसमें केंद्रकों का विभाजन पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक संतति केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। एक कोशिकीय जीव से 2 संतति जीव बनते हैं। द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव से 2 संतति जीव बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक कोशिकीय जीव से अनेक संतति जीव जितने भागों में केंद्रक का विभाजन होता है बनते हैं। इस उदाहरण के लिए द्विखंडन के अमीबा, कहेगा अमीबा किसका उदाहरण है, द्विखंडन का उदाहरण है। पूछेगा प्लाज्मोडियम किसका उदाहरण है, तो बहुखंडन का उदाहरण है। अब लैंगिक प्रजनन, अब हम लोग लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक वाला पूरा खत्म हो गया दोस्त। अब हम लोग लैंगिक में जाएंगे। लैंगिक जिसमें नर और मादा दोनों निषेचन की क्रिया करते हैं और जनन में वृद्धि करते हैं, वही लैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो चलिए जानते हैं लैंगिक प्रजनन। इस जनन की विधि में नई संतति उत्पन्न करने हेतु व्यष्टि यानी एकल जीवों की भागीदारी होती है। दूसरे शब्दों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर व मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक प्रजनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। जब दोनों निषेचन की क्रिया करेगा तो जनन में वृद्धि होगा।
दूसरे शब्दों में तो पढ़ दिए, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। लैंगिक प्रजनन कब होगा? जब नर और मादा का युग्मक मिलेगा तब होगा। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मक को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन करते हैं। नर और मादा दोनों निषेचन करती है तो जनन में वृद्धि होती है ना, ये जान लीजिए। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। संतति में क्या होता है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब आ जाए, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यकता है क्यों? आपसे पूछ देगा ये क्वेश्चन, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है क्यों? तो हम लोग आंसर में देंगे, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रम है। इसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी अपने सूक्ष्मवास के अनुरूप बना रहता है ना, बना रहता है। अब आ जाइए, पुष्पी पौधों के बारे में जान लीजिए। पुष्पी पौधे क्या जान लेंगे? पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधे के बारे में जान लीजिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी पुष्प वाला फूल वाला पौधा भी लैंगिक जनन होता है। आवृत्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। बाह्यदल यानी पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है, जिनसे जनन कोशिकाएं होती है। तो पुष्प का जनन भाग कौन सा है? स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर ये सब क्या है? जनन के भाग हैं, जैसे में कोशिकाएं होती है, जनन की कोशिकाएं होती है। फूल के प्रकार, एक लिंगी पुष्प। अब देखिए, एक लिंगी और द्विलिंगी और उभयलिंगी पुष्प के बारे में हम लोग जानेंगे। एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए जानते हैं। एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। कहने का मतलब है, एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। या तो वो स्त्री होगा या तो वो पुरुष होगा, नर होगा या मादा होगा, कोई भी एक होगा, उसे एक लिंगी कहते हैं। जिसे में पपीता और तरबूज, पूछ देगा आपसे एग्जाम्पल में, ऑब्जेक्टिव में, कि पपीता या तरबूज किस तरह का फूल या पुष्प है? पुष्प क्या बोलेंगे? एक लिंगी है। पपीता क्या है? एक लिंगी है। तरबूज भी एक लिंगी है। अब उभय लिंगी जानते हैं, उभय लिंगी पुष्प, जब पुष्प पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें उभय लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी जब पुष्प पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम उभय लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल का या सरसों का फूल, गुड़हल और सरसों का फूल। गुड़हल का फूल हम लोग देखे हैं, लाल वाला जो हम लोग दुर्गा माता पर चढ़ाते हैं। सरसों का फूल तो आप लोग किसान हैं तो जानवे करते होंगे। आप जानते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, यहाँ से पूछेगा कि गुड़हल का फूल किस तरह का पुष्प है तो उभयलिंगी पुष्प है। सरसों का फूल किस तरह का पुष्प है तो उभयलिंगी पुष्प है। अब बीज निर्माण की प्रक्रिया, परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र, स्वराग या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी परपरागन पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परागकोश से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। नर और मादा का निषेचन किसमें होता है? अंडाशय के अंदर होता है ना। तथा युग्मज का निर्माण होता है, यानी नए युग्मज का निर्माण होता है। नए युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। यानी बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। अब पूछ देगा अंडाशय किस में बदल जाता है तो फल में बदल जाता है। ऑब्जेक्टिव में देता है कि अंडाशय किस में बदल जाता है तो फल में बदलता है। अब देखिए, अंकुरन। अंकुरन क्या है? बीज यानी भावी पौधा, जो बीज है भावी भविष्य में उगने वाला पौधा जो है उसी को हम लोग भावी पौधा। भावी का मतलब अपना भौजी उजी मत समझना, भावी का मतलब भविष्य में उगने वाला पौधा। अंकुरित, जैसे धान उन लोग करते हैं क्या, उसको फुलाते हैं तब उसको हम लोग बुन अथी करते हैं। भ्रूण जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भित विकसित होता है, इसे प्रक्रम को अनुकरण कहते हैं। कुछ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया है दोस्त, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परागन तथा निषेचन में अंतर जानते हैं हम लोग। परागन तथा निषेचन में हम अंतर, परागन के बारे में कुछ जान लेंगे, निषेचन इसका अंतर देता है। इसलिए परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। परागकोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागकण कहलाती है। जबकि निषेचन नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। आप लोग से दुमनमरीवा भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है कि नर तथा मादा युग्मकों को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। आप सब पूछ देगा निषेचन किसे कहते हैं तो नर तथा मादा युग्मकों को मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। अब परागकण प्रायः कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। इसमें निषेचन में क्या होता है? उच्च पादपों में
नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य प्रागनलिका करती है। यानी नर एवं मादा युग्मक तक के ले जाने का कार्य कौन करता है? प्रागनलिका करती है। इसमें परागकण में जाने यह क्रिया निषेचन से पहले हो जाता है। परागकण कब होता है? निषेचन से पहले हो जाता है। परागकण निषेचन से पहले हो जाता है, जबकि निषेचन उच्च पादपों में नर युग्मकों का मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य प्रागनलिका करती है। अब जाने मानव में प्रजनन। मानव में प्रजनन हम लोग अब आएंगे कि मानव में प्रजनन कैसे हो रहा है ना। मानव एक निश्चित उम्र के बाद ही प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा बीच में पढ़ाते समय गपशप कम करते हैं, तो यह मत सोचिएगा कि पढ़ाते जा रहा है पढ़ाते, हम सोच रहे कम समय में आप लोग को फुल टॉपिक करके जाएं। ये कि नहीं आज एक पार्ट आज दे दें, एक पार्ट परसों दे दें, माने कि 4 पार्ट में एक ही चैप्टर को बांट दें और आप लोग डेली उसी में लगे रहिए। डेली लगने वाला काम हम नहीं करते हैं। नो छो करना, एक ही दिन में करना, 1 घंटा आधा घंटा में जो भी हो उसमें करना। क्या करता है, बहुत सारा यूट्यूबर पढ़ाते हैं, सब टीचर अच्छे हैं, इसलिए हम बुराई नहीं कर रहे हैं और हम भी कोई ऐसा है नहीं दोस्त कि हम बता सकते हैं। हम यही बोलते हैं कि जहाँ भी पढ़िए कम समय में अधिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये नहीं कि 1 घंटा का क्लास है और उसको 4-5 पार्ट में बांटिएगा, तो आधा घंटा एक घंटा के 5 को क्लास देगा तो 5 दिन एक टॉपिक में लगेगा दोस्त, और 5 गो टॉपिक मात्र रहता है बायोलॉजी में पढ़ने का। आप उसी में रह जाइएगा। बाकी सब्जेक्ट 12-13 वो सब्जेक्ट पढ़ने का है। SST में 5 सब्जेक्ट है, साइंस में 4 सब्जेक्ट है, हिंदी है, दो तरह की हिंदी चलता है, संस्कृत चलता है, इंग्लिश चलता है, मैथ चलता है। अब बताइए, सब पर केयर करना है तो समय के बचाते हुए आप लोग हर एक सब्जेक्ट को कम समय में अधिक टॉपिक को समझिए। तो मानव में प्रजनन हम लोग जानेंगे। मानव एक निश्चित उम्र के बाद ही प्रजनन क्रिया को संपन्न कर सकने में सक्षम हो पाता है। इसे यौवन कहते हैं। हम लोग के जब तक उम्र नहीं होगा दोस्त, हम लोग जनन नहीं कर सकते। जब जनन करेंगे भी तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। जानते हैं पहले होता था बाल विवाह, तो बाल विवाह में क्या होता था, जो बाल विवाह में अगर कम उम्र में लड़की अगर बच्चा पैदा कर भी देती थी तो क्या होता था, या तो जच्चा बच्चा दोनों का खतरा रहता था, या तो माँ स्वस्थ है तो बच्चा अस्वस्थ है, और बच्चा स्वस्थ है माँ अस्वस्थ है, और ज़िंदगी भर बेचारी हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहती है माँ, है ना। इसीलिए उम्र से शादी करना चाहिए ताकि हम लोग के जच्चा बच्चा दोनों सही रहे, है ना। इसीलिए कहता है मानव एक निश्चित उम्र के बाद ही प्रजनन क्रिया को संपन्न कर सकने में सक्षम हो पाता है। इसे यौवन कहते हैं। मानव जैसे जटिल बहुकोशिकीय जीवों में शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण, शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन और शिशु के रूप में युग्मज की वृद्धि और विकास के लिए विशेष प्रजनन अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग के बनाया है कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष बनाया गया है दोस्त। पहले ये सिस्टम नहीं था। लड़कों के लिए था पहले क्या 18 और लड़कियों के लिए था क्या 14 या 15 वर्ष में हो जाता था। पहले तो बाल्य विवाह हो जाता था, बचपने में शादी हो जाता था, रोसगत्ती हो जाता था 10-12 साल में, फिर रोसगत्ती 12 साल में हो जाता था, है ना। जब तक लड़का जवान भी नहीं हुआ लेकिन उसका बच्चा पैदा हो गया, है ना। लैंगिक परिपक्वता जीवन का हुआ काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। जो किशोरावस्था है दोस्त उसी को यौवनारंभ कहते हैं, युवावस्था कहते हैं ना। यौवन जैसे कि लड़कों में क्या होता है, कंठ फूलना, मूंछ दाढ़ी आना, काख में बाल आना, ये सब क्या होता है, युवावस्था का लक्षण है। महिलाओं में क्या आता है, सीना ऊंचा होना, है ना, उसका आवाज़ भारी होना। लड़कियों को तो आवाज़ इससे भी पता, लड़का का क्या होता है, आवाज़ भारी हो जाता है ना। और बहुत सारे लक्षण होता है दोस्त लड़कियों में भी, है ना। क्या बताएं ज़्यादा खुलकर। तो जीवन का हुआ काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। किशोरावस्था की अवधि को यौवनारंभ कहते हैं। अब ये आपसे पूछेगा शुक्राणु नर में पाया जाता है या मादा में, यानी पुरुष या महिला में पाया जाता है। तो शुक्राणु पुरुष में पाया जाता है ना, और अंडाणु किस में पाया जाता है, महिला में पाया जाता है। यौवनारंभ पर परिवर्तन, किशोरों में एक समान कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना। किशोरों में एक समान कांख व जननांग के पास गहरे बालों का उगना, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। देखता है जब हम लोग को उम्र हो जाता है, यौवनारंभ मिलते तो मुंह में दाना कटैला फटेला भर जाता है और उसमें तेल जैसा चेहरा लगेगा, है ना। कांख में बाल आ जाता है, गहरे बालों में उगना, है ना, इस तरह का होता है। अब लड़कियों में क्या लक्षण है दोस्त, स्तन के आकार में वृद्धि होने की लगती है। स्तन के आकार में वृद्धि, रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म हम लोग इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, जो 28 दिन पर महिलाओं में आती है ना। मासिक धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सब आना चालू हो जाता है। उसके बाद ही तुम मन की निषेचन की क्रिया कर सकता है ना। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का फटना, नहीं कि आवाज़ में थोड़ा मोटा पाना, यह परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है ना। लैंगिक परिपक्वता हो रही, लड़कों में क्या हो रहा है, चेहरे पर दाढ़ी आ गया, मूंछ आ गया। इस समय दोनों का हार्मोन, नर जननांग का अलग हार्मोन होता है और पुरुष को अलग होता है ना। पढ़ने का है, आगे बताएंगे। नर जनन तंत्र, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। पुरुष लिखना चाहिए, पुरुष प्रजनन अंग और उसके कार्य पुरुष जननेंद्रियों तक तंत्र में बाहरी और आंतरिक में कई अंग होते हैं। इनमें से 2 दिखाई देते हैं, वृषण, शुक्राशय,
थैली और शिश्न यानी लिंग के ये क्या है, लिंग के जो होता है भाग है, पार्ट से वो सब है। ये अंग वाहिका नली यानी शुक्रवाहिका नली से जुड़े होते हैं। तंत्र के पौरुष ग्रंथि और मूत्र नली अंग शरीर के अंदर होते हैं। ये सब पुरुष वाला है, नर जनन तंत्र वाला। अब वृषण क्या है, वृषण के बारे में जानते हैं। वृषण कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहेगा कोशिका का निर्माण किस में होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वृषण में होता है। आप लोग पाए लड़कों में क्या होता है, शुक्राणु पाया जाता है। तो शुक्राणु कहाँ पाया जाता है, वृषण में पाया जाता है ना। जो हम लोग के जब अति निषेचन करते हैं तो ही जो होता है शुक्राणु यही जाकर क्या करता है, महिला के जो अंडाणु है, अंडाणु इंतजार करता रहता है किसका, शुक्राणु का इंतजार करते रहता है कि कब आवे कब आवे कब आवे, और वही जाकर क्या करता है, जाकर के अंडाशय में बंद हो जाता है। बहुत करोड़ों की संख्या में क्या होता है, जाता है दोस्त, करोड़ों की संख्या में जाता है जीन। वही जून एक नर मादा, जिसका जो मजबूत हुआ, नर वाला मजबूत रहा था नर पैदा होगा, मादा वाला मजबूत रहा था मादा पैदा हुआ, है ना। वृषण कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। आप लोग से पूछ देगा कि वृषण कहाँ होता है, तो उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। ये आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आएगा कि पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया, टेस्टोस्टेरोन। इसी के कारण हमको दाढ़ी मूंछ सब आना चालू होता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण होता है। लड़कों में यौवनारंभ परिवर्तन होता है। कौन सा हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण। अब शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी के बारे में जान लेते हैं दोस्त। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है ना, शुक्रवाहिनी होता है। अब मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, बाहरी आवरण के साथ, इसे शिश्न कहते हैं। हम लोग के मूत्र मार्ग भी देखे हैं दोस्त। हम लोग के जहाँ से मूत्र निकलता है, हम महीन सा एक बारीकी से एक छिद्र होता है, उसी से हम लोग का वीर्य भी निकलता है। वीर्य जिसको हम लोग स्पर्म करते हैं, स्पर्म कहते हैं। स्पर्म महिलाओं में करोड़ों की संख्या में जाती है और मात्र एक ही कीड़ा जो रहता है वही एक बच्चा बनता है दोस्त, है ना, वही एक बच्चा बनता है। अब आते संबंधित ग्रंथियाँ, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव से शुक्रवाहिनी में डालते हैं ना। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। वीर्य बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर क्या बनाते हैं, वीर्य बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। अब आ जाए मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में जाने, पुरुष जनन तंत्र जान गए, मादा जनन तंत्र जानेंगे, है ना। मादा जनन तंत्र तो मादा में क्या होता है, अंडाशय। तो अंडाशय, मादा युग्मज अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। अंड कोशिका का निर्माण क्या होता है, अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जब लड़की जन्म होता है तो उसका अंडाशय में हजारों की संख्या में अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवनारंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। आप लोग को पूछ देगा एस्ट्रोजन स्त्री में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है स्त्री में। ये ऑब्जेक्टिव में देता है दोस्त, है ना, इसको याद रखना है। चलिए अंडवाहिका, अंडवाहिका जिसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। गर्भाशय तक स्थानांतरण कौन करती है, अंडवाहिका। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। कहाँ, अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका में, यानी फ्लोपियन ट्यूब में होता है। अब गर्भाशय के बारे में जान लेते हैं। महिला में गर्भाशय होता है एक पार्ट, यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय किसके द्वारा योनि में खुलता है, तो ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय जिसमें बच्चा अंदर में पलता पुसता है दोस्त, है ना, ये गर्भाशय कहलाता है। जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होगा, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड युग्मज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है ना। अब जानते हैं जब अंड का निषेचन नहीं होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अथवा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, अतः यह धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है, जो पीरियड के रूप में निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिससे रजनोवृत्ति कहते हैं। जब रजोधर्म होना बंद हो जाता है दोस्त, महिलाओं में 40 से 50 वर्ष का जब उम्र आ जाता है तो रजोधर्म क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसे रजोनोवृत्ति कहते हैं।
अब प्लेसेंटा के बारे में जान लेते हैं। प्लेसेंटा यानी अपरा गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय के अंदर विकसित होने वाली संरचना है। इससे गर्भावस्था शिशु को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। प्लेसेंटा थोड़ा सा कट गया है दोस्त, चलिए। प्लेसेंटा के मुख्य कार्य क्या क्या होता है? प्लेसेंटा माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि यानी पोषण भ्रूण को प्रदान करता है। प्लेसेंटा के माध्यम से ही बच्चा को अंदर भोजन मिलता है दोस्त, जिससे वो विकास करता है। माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन यानी आदि पोषण भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान है ना, उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको भी निपटाना है। गर्भकाल अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है, यानी 270 से 80 दिन के बीच में यह गर्भ पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। मैंने कुछ समय बच्चा उसको जिस तरह से ऑपरेशन से निकालना है, चाहे ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से आना है। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण, STDs, अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जिससे जीवाणुजनित। तो जीवाणुजनित रोग कौन कौन से है? गोनेरिया, सिफिलिस। कह देगा गोनेरिया और सिफिलिस किस तरह का रोग है? तो जीवाणुजनित रोग है। गोनेरिया और सिफिलिस किस तरह का रोग है? जीवाणुजनित रोग है। अब विषाणुजनित कौन सा रोग है? मस्सा, एड्स, हेपेटाइटिस, ये सब क्या है? कोरोना, ये सब क्या है? विषाणुजनित है। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोका संभव है। कुछ देखते हो, जब बच्चा पैदा करने का मन नहीं होता है, मान के चले हमको नहीं जनन करना, जनन वृद्धि नहीं करना है, तो क्या करेंगे? गर्भ निरोधक गोलियां का भी उपयोग कर सकते हैं, कंडोम का भी उपयोग सकते हैं, कॉपर का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत तरह के उपाय है दोस्त रोकने के लिए। गर्भरोधन, इसे सुनेरो किंग गर्भरोधन, गर्भधारण के रोकना गर्भरोधन कहलाता है। मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव विपरीत प्रभावी कहलाता है। बहुत तरह के किट आ गया है, एडवांटेड किट है, MT किट है, बहुत तरह के पेंट आ गया दोस्त। उससे क्या होता है? इसको रोका जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसमें बचदानी में बहुत सारा बीमारी पैदा कर सकता है। कभी कभी हो गया, वो अलग चीज़ है। कोशिश कीजिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तरीक़ा से अपना जनन में कमी करें। गर्भरोधन के प्रकार, यांत्रिक अवरोध यानी शुक्राणुओं को अंडकोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है ना। पुरुष में भी होता है उपाय। उदाहरण के लिए शिश्न को ढकने वाली कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप भी आता है महिलाओं के लिए। रासायनिक तकनीक, मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभावित विपरीत प्रभावी हो सकता है। ये सब दवाई जो हम लोग खाते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं खाना चाहिए दोस्त, क्योंकि आगे जा करके हम लोग को और परेशानी बढ़ा सकता है। IUCD यानी इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, लूप या कॉपर, जिसे कॉपर टिक कहते हैं, टिक आकार के ही रहता है, गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भाधारण नहीं होता है। अब शल्य क्रिया तकनीकी, नसबंदी भी होता है ना। नसबंदी यानी नस को काट दे के अथी कर देता, ब्लॉक कर देता है। पुरुषों में शुक्रवाहियों को रोक कर उसमें से शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकना। ट्यूबेक्टोमी होता है, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। दोनों में नसबंदी दोनों का होता है, पुरुष करा सकते हो, महिलाओं करा सकते। भ्रूण हत्या, अब देखिए मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। आजकल के ज़माने में देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा करके कहीं जगह कितने बहुत सारा ऐसे अस्पताल है कि बता देता है कि लड़का है या लड़की। 3 महीना के बाद पता चल जाता है कि तुम्हारे घर में लड़का पल रहा है कि लड़की पल रहा है। तो क्या करता है? बहुत बड़ा पाप कर देता है दोस्त। अगर बेटी रहता है तो क्या करता है? उसको अंदर ही खत्म कर देता है, और बेटा रहता है उसको रखता है। ये सब हम लोग के समाज में नहीं है करने का। हम लोग को सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म माना जाता है दोस्त। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए हम लोग को सबको एक समान देखा जाना चाहिए। मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। यह एक अपराध है दोस्त। इसमें करने वाला, बताने वाला दोनों अपराध है। जो कर रहा है वो भी अपराध है, और जो करवा रहा है वो भी अपराधी है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, है ना। यही है दोस्त, आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। आपका चैप्टर समाप्त हो गया। आपका करीब लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और ये चैप्टर हम समाप्त कर दिए। चलिए, थोड़ा सा कम समझें, लेकिन हम पूरा पढ़ दिए। अगर ज़्यादा समझाते भी हैं तो आदमी क्या होता है, एक क्लास देखेगा, नेक्स्ट क्लास नहीं देख पाता। क्यों? तो बहुत बकर करता है, बहुत भूखता है। इसलिए थोड़ा कम समझिए, एक ही क्लास में शॉर्टकट में कुछ किताब भी पढ़िए। किताब पढ़ करके देखिए तो ज़्यादा फायदा करेगा। डायरेक्ट मोबाइल, तो कहेंगे कि डायरेक्ट मोबाइल पर मत देखिए। एक बार अपना लेसन एक बार पढ़ करके आइए, उसके बाद मोबाइल पर देखिए, बहुत फ़ायदा करेगा ये। और डायरेक्ट मोबाइल पर देखिएगा तो जो ध्यान से देखिएगा उसके लिए ठीक है, और नहीं तो थोड़ा सा ध्यान भटकाइएगा तो वो सब खत्म हो जाएगा। इसको कमेंट में बताइएगा। इसी तरह का हम केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी वीडियो बना करके लाएंगे। SST का भी क्लास होगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या कहता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सबका क्लास देंगे। मतलब कि अगर
आप लोग चाहिएगा तब होगा, अगर नहीं चाहिएगा, बहुत सारा इसमें ऑब्जेक्टिव भी आता है दोस्त। ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम नहीं बताए हैं, है ना, अब कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं। अच्छा ये बताइए, पुष्प का नर जननांग का नाम क्या है, बताइए। पुष्प का नर जननांग का नाम क्या है, यहाँ से बताइए तो। पुष्प का नर जननांग का नाम क्या है? तो क्या है? पुंकेसर है। कुछ है? पुंकेसर, पुंकेसर है दोस्त, इसको याद रखिए। अच्छा स्त्री में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। ये सब याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में देगा, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा हाइड्रा में लैंगिक जन किस विधि में होता है? मुकुलन विधि में होता है। अच्छा बताइए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है दोस्त? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन दे रहे हैं? अंडाशय में, अंडाशय, अंडाशय। अपखंडन किस में होता है? अपखंडन, अपखंडन स्पाइरोगायरा, गायरा, हाइड्रा, है ना, ये सब में होता है। चलिए रहने दीजिए, एक दिन ऑब्जेक्टिव की क्लास दे देंगे, उसमें आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप आज के लिए